नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू आईएएस में। हम करंट अफेयर देख लेते हैं थोड़ा, जो नेशनल इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला जो है आपका आईआर देख लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। इसमें रूस यूक्रेन युद्ध पे आधारित है। रूस यूक्रेन युद्ध। सबसे पहला जो है रूस और यूक्रेन युद्ध पे बेस्ड है। देखिए, जो यूक्रेन है ये यूरोप यूनियन, यू यू ई यू अर्थात यूरोपियन यूनियन। ये है क्या? जो यूरोप कंट्री है, यूरोप कंट्री में एक 27 कंट्री का ब्लॉक है, अर्थात एक संगठन है यूरोप यूनियन। इसमें कितने सदस्य हैं बोलेंगे? 27 सदस्य। पहले ब्रिटेन भी यूरोप यूनियन का सदस्य था, लेकिन ब्रिटेन क्या है, ब्रेक एग्जिट हो गया, अर्थात यूरोप यूनियन को छोड़ के चला गया। तो यूरोप यूनियन में 27 सदस्य है। जो यूक्रेन है ये भी यूरोप यूनियन का मेंबर बनना चाहता है। जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो यूक्रेन उसके जस्ट बाद यूरोप यूनियन का मेंबर बनने के लिए कोशिश कर रहा था। अब रिजल्ट ये है कि यूरोप यूनियन भी इसे अपना सदस्य, यूरोप यूनियन जो है यूक्रेन को अपना सदस्य बनाना चाहती है। लेकिन यूक्रेन को क्या चाहिए इसके लिए? इसे कई सारे आर्थिक, प्रशासनिक और जो अन्य मापदंड है यूरोप यूनियन के, कि यूरोप यूनियन का सदस्य अगर आपको बनना है तो आर्थिक नियम से रिलेटेड, प्रशासनिक नियम से रिलेटेड, मापदंड से रिलेटेड, राजनीतिक नियम से रिलेटेड सारे कानूनों में संशोधन करना होगा। किसे संशोधन करना होगा? तो सारे कानूनों में संशोधन करना होगा यूक्रेन को। इसके बाद ही ये मेंबर बन सकता है यूरोप यूनियन का। तो यूरोप यूनियन भी लगातार कोशिश कर रही है कि मेंबर बन जाए। इसके बाद यूरोप यूनियन से इसे फंडिंग मिलेगा और जो भी डेवलपमेंट से संबंधित कार्यक्रम है। देखिए, सारा जो यूरोप यूनियन के सदस्य होते हैं उनमें एक समान नियम कानून रहता है। अगर टैक्स का ही नियम है, ठीक है, तो टैक्स से संबंधित सारा नियम यूरोप यूनियन में है। बसाव, निवासी से संबंधित एक ही मापदंड है। व्यापार व्यवसाय करने से रिलेटेड, व्यापार हो व्यवसाय हो, तो जो भी कानून है सारे यूरोप यूनियन में एक जैसे रहते हैं। यही है कि यूक्रेन को इसका मेंबर बनने के लिए थोड़ा सुधार करना होगा, ताकि इसके जितने भी यूरोप यूनियन के कानून है, टैक्स से रिलेटेड, निवास, व्यापार व्यवसाय से रिलेटेड, ये सारे का प्रक्रिया का पालन करे। अब इधर यूरोप यूनियन का क्या कहना है? जो रूस है, रूस से ये पैसा वसूल करेंगे। कैसा पैसा वसूल करेंगे? जो जब्ती किए हुए हैं रूस का पैसा, इन्होंने प्रतिबंध लगाया हुआ, प्लस जो भी असेस्ट है यूरोप देश में, वो सारा संपत्ति रूस का जब्त किए हुए हैं यूरोप यूनियन। इसी पैसे का इस्तेमाल करके यूक्रेन का रीडेवलपमेंट करेंगे। तो यूक्रेन का क्या करेंगे? पुनर्निर्माण करेंगे, ये कहना है। इधर रूस का भी कहना है कि यूरोप यूनियन के सारे सदस्यों का वो पैसा असेट जो है जब्त करेगा, ईयू का पैसा जब्त करेगा और उससे अपनी भरपाई करेगा। अगर ऐसा कुछ भी कदम यूरोप यूनियन के उठाते हैं मेंबर, तो रूस को भी मजबूरन टिट फॉर टैट का जवाब देना होगा। तो ये है आपका आईआर का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें याद रखना है यूरोप यूनियन क्या है, एक ब्लॉक है। ऑर्गेनाइजेशन यूरोप कंट्री का कितने सदस्य बोलेंगे? 27 सदस्य है। यूक्रेन जो इसका मेंबर अभी बना नहीं है, बनने की प्रक्रिया में है। मानदंड का पालन होगा। जो यूरोप यूनियन के प्रेसिडेंट है उर्सुला वॉन डेर लियोन, क्या बोलेंगे? उर्सुला वॉन, ये इसके प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष एक महिला है, उर्सुला वॉन डेर लियन। तो यूरोप यूनियन के जो प्रेसिडेंट है ये एक महिला है। ये विजिट की है यूक्रेन में, ताकि सदस्यता के लिए सारा आर्थिक प्रशासनिक मापदंड का यूक्रेन पालन कर सके। अब यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं हम लोग आईआर का, जो नेपाल से जुड़ा है। नेपाल में एक त्रासदी आई है जो पिछली रात है। नेपाल में भूकंप आया। नेपाल में भूकंप से 157 लोग मारे गए। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे? नेपाल में त्रासदी, सेकंड क्वेश्चन है, आईआर का है। तो नेपाल में भूकंप, देखिए नेपाल में हमेशा भूकंप आते रहते हैं, और जो पिछली रात में भूकंप आए नेपाल में 157 लोग मारे गए।
2015 में नेपाल में भूकंप आया था, इसमें 9,000 लोग मर गए थे। तो 2015 में नेपाल में 9,000 लोग मारे गए और $6 बिलियन का नुकसान हो गया। तो नेपाल एक गरीब राष्ट्र है, ऊपर से $6 बिलियन का भूकंप में नुकसान हो गया, जिसकी भरपाई अभी तक वो नहीं कर पा रहा है। इधर 9,000 लोग अलग से मारे गए, अलग से जो संपत्ति बर्बाद हो गई वो पुनः जो कल रात में भूकंप आए हैं 157 लोग मारे गए हैं। जो रिएक्टर पैमाना है, रिएक्टर क्या भूकंप को मापता है कि कितने स्केल का भूकंप था, तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप इसमें 5.6 है। क्या बोलेंगे, यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार, जियोलॉजिकल सर्वे। तो जो अमेरिका की जियोलॉजिकल सर्वे, इसका अलग अलग सेंटर बना के रखा है, पूरा जाल बना के रखा है अमेरिका भूकंप को मापने के लिए। इसके बेस स्टेशन है, बेस स्टेशन पे रिकॉर्ड जो हुआ है भूकंप 5.6 रिएक्टर पैमाने पे हुआ है। अब क्या है, जैसे एक रिएक्टर, दो रिएक्टर, थ्री रिएक्टर, ऐसे करके दे दे। जो ए रिएक्टर है, मतलब अगला रिएक्टर जो रहता है वो इससे 10 गुना अधिक खतरनाक है। ठीक है, तो अब इससे 10 गुना ये अधिक खतरनाक है, फिर इससे 10 गुना ये अधिक खतरनाक है। मतलब भूकंप का जो झटका है इसकी तुलना में इससे 10 गुना अधिक है। तो कल जो नेपाल में भूकंप आए थे, इसमें क्या था, पहले 94 छोटे छोटे झटके लगे हैं, छोटे झटके लगे, और इसके बाद एक बड़े झटके में, मैंने आपको एक डायग्राम के साथ बताया था कैसे रहते हैं। जो भूकंप की तरंगे रहती है, 3 तरंगे हैं, पी तरंगे, एस तरंगे, एल तरंगे। पहले ऐसे चलती है, ये ये पी तरंगे हैं, ये एस तरंगे, और ये सरफेस पे जो लो एल तरंगे आ रही है। तो सबसे पहले छोटे झटके दिखाई दे रहे हैं ये, इसके बीच में क्या रहता है आपका 3.48 मिनट का अंतराल रहता है। तो पी, इसके बाद अचानक से एस, बड़े झटके हैं। तो कुछ इस तरीके से। अब सवाल है कि अगर रिएक्टर पैमाने पे 6 रिएक्टर का भूकंप आया, फिर रिएक्टर पैमाने पे 6 रिएक्टर स्केल का भूकंप आता है, ये गंभीर श्रेणी में आता है। इसके बाद कहाँ तक जाएंगे, तो बोलेंगे एक से शुरुआत होता है और आप 10 तक चलिए, रिएक्टर पैमाना 10 तक बना रहता है। 6 के बाद गंभीर श्रेणी आता है, क्या बोलेंगे, एकदम सेवर गंभीर है, सेवर गंभीर, बहुत ही खतरनाक श्रेणी में आने लग जाएगा। फिर जैसे कि तुर्की में भूकंप आया था 6.7, तुर्की में जो आपके जनवरी फरवरी के बीच में भूकंप आए थे 6.7 इसी साल में थे। तो ये गंभीर, बहुत खतरनाक है। अब सवाल है 5.6 उतना गंभीर नहीं था, फिर भी लोग मरे, संपत्ति नुकसान हुआ। कारण क्या है, तो बोलेंगे कि जो निर्माण की गतिविधि है उसमें लो क्वालिटी का मटेरियल का इस्तेमाल हुआ। जो भी बिल्डिंग बने उसमें लो क्वालिटी के मटेरियल का इस्तेमाल हुआ। भूकंप रोधी ढांचा नहीं था, सही तरीके से निर्माण कार्य नहीं किया गया, अर्थात निर्माण कार्य क्या था, पुअर कंस्ट्रक्शन था। इसको एक शब्द बोलिए, पुअर कंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग बने, रोड बने, इंफ्रास्ट्रक्चर जो ही बने, कोई भी क्वालिटी मापदंड के आधार पर नहीं बने, और रिजल्ट ये है इतने लोग मरे। अदरवाइज 5.6 पे नहीं मरने चाहिए थे इतने लोग, 6 के बाद ही मरने चाहिए थे, और फिर भी देखिए। तो कुछ इस तरीके से आप बताएंगे, नेपाल में भूकंप बराबर आते रहते हैं, और जब भी नेपाल में भूकंप आते हैं तो क्या रहता है, भारत का पूरा उत्तरी जो गंगा आर्कटिक प्लेन है, अर्थात उत्तरी गंगा का मैदान, इसके भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो कल भारत में भी भूकंप के झटके महसूस होंगे। और भूकंप कहाँ था, नेपाल के पश्चिम जज्जर कोट में बोलेंगे, जो काठमांडू से 500 किलोमीटर दूर है। अर्थात जो पश्चिम नेपाल है उस साइड भूकंप आया था, और दिल्ली तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तो आपको इतना बताना है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए, नेशनल से रिलेटेड है, जो नेशनल है इसमें, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, पूरा नाम क्या है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, गरीब कल्याण अन्न योजना है। ये कब शुरुआत हुआ था, कोविड-19 के समय सरकार ने शुरुआत किया था। जो कोविड-19 है, पेंडेमिक बीमारी, कोरोना के समय, कि गरीबों को मुफ्त में राशन दिया जाए, जो गरीब हैं उनको मुफ्त में राशन मिले।
राशन राशन समय समय पे सरकार इसको लगातार एक्सपेंड करती गई, अर्थात जो है 7 चरण इसके चल चुके हैं अभी तक। तो कोविड-19 के समय आया 2020 में, गरीबों को मुफ्त राशन देना था, 7 चरण इसका लागू कर चुके हैं। इसका डेडलाइन कब तक है फिर? इसका डेडलाइन जो है 31 दिसंबर 2023 तक इसका डेडलाइन है। तो सरकार का कहना है जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसका विस्तार किया जाएगा 5 साल के लिए, सरकार इसको लागू करना चाहती है। ठीक है। तो प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना है, सरकार ने कानून बनाया है। देखिए, एक कानून है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, 2015 में सरकार कानून लाई थी कि जो भारत की 2/3 जनसंख्या है उसको कवर किया जाए, उसको अनाज दिया जाएगा, जिसमें गेहूं चावल है, और जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार भी इसमें अपना कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकती है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी में 2/3 लोगों को कवर किया गया था। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इसी का एक भाग है कि देना है। ये सुरक्षा की गारंटी देता है कि खाद्य पदार्थ मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी 80 करोड़ भारतीय लोग जो हैं जुड़े हुए हैं, इन पात्र हैं, इनको मिलता है। सरकार का कहना अभी से 5 साल तक जारी रखेंगे। अभी डेडलाइन क्या है, 31 दिसंबर तक समाप्त होंगे। 7 चरण ऑलरेडी चल चुका है। पहले जितने भी चरण समाप्त हुए, बार बार सरकार ने चरण को बढ़ाते गया था, डेडलाइन लगातार बढ़ाते गई है, आगे 5 साल तक के लिए जारी रखेगी। तो ये है आपका। अब यहाँ पे हम आत्मनिर्भर की बात करेंगे, जो कि आज का हेडलाइन भी था। देखिए यहाँ पे सवाल ये है, क्या इससे पहले आत्मनिर्भर, दो कंसेप्ट है आत्मनिर्भर। तो क्या पहले आत्मनिर्भर नहीं था भारत में? इकोनॉमिक्स को आत्मनिर्भर बनाना, सेल्फ रिलायंस बनाना, आत्मनिर्भर सभी चीज वस्तुएं हैं भारत के अंदर बने, भारत एक्सपोर्ट करे। तो इसमें दो कंसेप्ट आए। पहले क्या आत्मनिर्भर, इसमें बोला जाता है नेहरू मॉडल, और अभी वाला जो है वर्तमान की सरकार वाला मॉडल। तो इसमें इन दोनों के बीच क्या तुलना है किया जाता है, जैसे आत्मनिर्भर, दोनों आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे भारत को। और आत्मनिर्भर तो स्वदेशी आंदोलन जो 1905 है, इसका पूरा विचार ही है 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऐसे शब्द भी आते हैं स्वदेशी आंदोलन। तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल तो ऐसे याद रखिए, अरविंद घोष भी याद रखिए, अरविंद घोष। ये सब चाहते थे भारत स्वदेशी रूप से विकसित हो, आत्मनिर्भर बने। जो विदेशी वस्तु है, यहाँ पे देखिए, विदेशी वस्तु अर्थात अंग्रेजी वस्तु, विदेशी वस्तु जो भी हो, विदेशी वस्तु का उपभोग न करे, चाहे वो कपड़ा हो, इवन नमक हो, कुछ भी हो, सब स्वदेशी रूप से प्रयोग करे, विदेशी वस्तु का बहिष्कार करते थे। इसी में गांधी भी बाद में आए, इनके बाद का चरण था गांधीवादी आंदोलन। गांधी जी का भी वही था कि पूरा ग्रामीण व्यवस्था जो आत्मनिर्भर बने, स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर व स्वावलंबी। तो आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने के लिए गांधी जी भी लगातार जोर देते थे। पुनः नेहरू जी तो उदारवादी विचारधारा के थे। तो इनका आत्मनिर्भर, वर्तमान में आत्मनिर्भर सरकार से कंट्राडिक्शन करता है कि दोनों एक ही है। इसमें थोड़ा समझना होगा। देखिए, कुछ ऐसे हैं कि नेहरू जी का जो आत्मनिर्भर था, इसमें आयात पे रोक लगा दिया गया, विदेशी जो वस्तु है उस पर आयात पे रोक लगाया गया। सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो पाया भारत वर्ल्ड से, क्या बोलेंगे, आयात पर प्रतिबंध लगाया गया, रोक लगाया गया। दूसरा है जो आत्मनिर्भर था वो सरकारी कंपनियों पूरी तरीके से निर्भर था, कि सरकारी कंपनी ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, खर्च करेगी, अनुसंधान करेगी, वस्तु बनाएगी, सेवा देगी, सारा सरकारी कंपनी करेगी।
कोई भी वस्तु बनाना है, ये सेवा उसका जनरेशन करना है, सरकारी कंपनी करेगी। थर्ड क्या है, प्राइवेट कंपनी की भूमिका नगण्य थी। जो भी प्राइवेट प्लेयर थे, कंपनी थी, इनकी भूमिका बोलेंगे नगण्य थी। ठीक है। फिर बोलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कम ध्यान दिया गया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर कम ध्यान था, कम ध्यान। तो ये उस समय का था। रिजल्ट ये हुआ, सरकारी कंपनी का दबदबा हो गया, सही तरीके से भारत क्या था, आत्मनिर्भर नहीं बन पाया। लेकिन उस समय भारत के पास पहले भी देखना होगा कि इनके पीरियड के समय भारत गरीब राष्ट्र था, उतने पैसे नहीं थे, उतनी सरकार सॉरी प्राइवेट कंपनियां नहीं थी। लेकिन आज के डेट में क्या था कि वर्तमान की सरकार इसका उल्टा है कि आयात को भी बढ़ावा दे रही है, प्रतिबंध नहीं लगाई है, आयात पर भी ध्यान देती है। पुनः इसके बाद है प्राइवेट प्लेयर को आगे बढ़ा रही है। प्राइवेट प्लेयर जो भी हैं कंपनियां, इसके साथ साथ ज्वाइंट वेंचर लग रहे हैं, प्राइवेट और सरकारी साथ में भी काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर की प्राइवेट कंपनी सरकारी कंपनी, प्राइवेट कंपनी प्लस सरकारी कंपनी दोनों मिले जो ज्वाइंट वेंचर भी लग रहे हैं। प्राइवेट प्राइवेट मिलकर भी ज्वाइंट वेंचर लग जा रहे हैं। विदेशी कंपनी से नहीं और भारत की कंपनी दोनों मिलकर क्या है, ज्वाइंट वेंचर बना सकते हैं। तो इसमें विदेशी कंपनी के साथ साथ देशी कंपनी, सरकारी कंपनी सभी को बढ़ावा दिया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। मतलब जो अनुसंधान करना है, विकास करना है, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अलग से फंड दिए जा रहे हैं। सरकार नीति बनाई है, क्या है, जो पॉलिसी बनाई है इन्वेस्टरों के अनुसार बनाई है, कंपनियों के अनुसार बनाई है, लोगों के अनुसार बनाई है। उस समय विशेष रूप से जो भी पॉलिसी कंपनी बन रही थी, सरकारी कंपनी के फेवर में बन रही थी, सरकार के फेवर में बन रही थी। यहीं पे थोड़ा अंतर आता है। और वर्तमान सरकार में क्या है, उस समय की तुलना में अभी जीडीपी ज़्यादा भी है, पैसे ज़्यादा हैं, खर्च भी ज़्यादा कर सकती है। फिर भी एक बार ऐसे देखना होगा कि आत्मनिर्भर ये भी बनाना चाह रहे हैं, ये भी चाह रहे हैं। तो ये पूरा बैकग्राउंड है कि या है क्या, स्वदेशी स्वदेशी विदेशी आत्मनिर्भर, देख लीजिएगा इसे। अब यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं, डिफेंस से रिलेटेड है महत्वपूर्ण। क्या बोलिए, डिफेंस में ये सरकार का कानून था रक्षा। डिफेंस करंट अफेयर है। 2015 में सरकार ने डिफेंस सेक्टर में एफडीआई 74% की अनुमति दी थी। जो डिफेंस सेक्टर है इसमें 74% का क्या बोलेंगे, एफडीआई की अनुमति थी। एफडीआई जो विदेशी इन्वेस्टमेंट हो सकता है किसी भी सरकारी कंपनी में। एफडीआई क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। तो विदेश में मान लेते हैं कोई कंपनी है भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, उसको बोलते हैं एफडीआई। तो 74% रक्षा क्षेत्र में खर्च कर सकती है। अर्थात तो बनाना है, फाइटर जेट बनाना है, कोई विमान बनाना है, कोई रॉकेट बनाना है, कुछ भी बनाना है, 74%। लेकिन सरकार ने इसमें इसमें ये भी प्रावधान किया था कि 74% से ऊपर 100% तक एफडीआई हो सकता है। लेकिन केस बाई केस बोली थी, केस बाई केस। अगर कोई 100% एफडीआई करना चाहता है, मान लीजिए कोई 100% एफडीआई करना चाहता है यहाँ भारत के अंदर में, तो बोली थी सरकार वो मामले को देखेंगे प्राथमिकता में केस बाई केस। लेकिन अगर 74% तक एफडीआई करना चाहता था तो ये डायरेक्टली था, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट। सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रूट। तो 74% तक रहता है एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से, अर्थात सरकार से परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आप आइए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा दीजिए बस। यहाँ पे बाद में बता दीजिए सरकार को कि हाँ हमने प्लांट लगाया। लेकिन यहाँ पे अगर 74% से ऊपर बढ़ रहे हैं, पूरा 100% खर्च कर रहे हैं, तो सरकार को बताना होगा कि करना क्या चाह रहे हैं आप। बाद में सरकार इसको परमिशन देती है। तो ये, तो भारत क्या डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना चाहता है। तो यहाँ पे एक साब है, कंपनी है, याद रखिए साब, SAAB साब। ये कंपनी कहाँ की है, स्वीडन की डिफेंस की कंपनी है, स्वीडन।
स्टॉकहोम राजधानी यूरोप की कंट्री है। तो इसकी एक डिफेंस कंपनी साहब, ये साहब क्या है, भारत में 100% डिफेंस सेक्टर में एफडीआई करने वाली पहली कंपनी बन गई है। पहली कंपनी, इसमें आपको यही पूछेगा ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने 100% एफडीआई डिफेंस सेक्टर में किया है। सर्वप्रथम इसको परमिशन मिल गया है शाह। कंपनी बनाएगी क्या, तो ये शोल्डर जो कंधे पे रख के तो चलाया जाता है, तो शोल्डर आर्म बनाएगी, कंधे पे रख के चलाने वाला हथियार। ठीक है, तो ये है। अब भारत के इसमें कुछ देखना होगा, डिफेंस सेक्टर में भारत क्या क्या कर रही है, थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग डिफेंस में आखिर क्यों मजबूर हैं कि विदेशी कंपनी को 100% एफडीआई दे दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो यहाँ पे सरकार का है कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। भारत एक विशाल देश है, 1.4 बिलियन जनसंख्या है। जो युद्ध का वातावरण है, देख रहे हैं किस तरीके से पूरा वर्ल्ड में छाए रहता है, कभी भी युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसे में देश की सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। रक्षा सुरक्षा, रक्षा सुरक्षा ये सबसे पहले प्रायोरिटी है सरकार की, कि संपत्ति को ही नहीं बचाए, लोगों की जान के साथ साथ जो है सीमा को भी पूरा सिक्योर रखे। इसके लिए रक्षा क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनना जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पे कोई धोखा न दे। जैसे अभी एक रिपोर्ट आया था, रूस और इजराइल, रूस इजराइल दोनों मिलके भारत का 67% जो है रक्षा उपकरण सप्लाई कर रहे हैं। इसमें सब है, मिसाइल हो, रॉकेट हो, फाइटर जेट हो, जैसे सुखोई, मिग, ये सब देख रहे हैं रूस सप्लाई करता है। इधर इजराइल जो है बहुत सारे उपकरणों को सप्लाई कर रहा है। दोनों मिलके भारत का 67% रक्षा उपकरण सप्लाई कर रहे हैं। अब ये दोनों क्या है, रूस यूक्रेन युद्ध फंसा हुआ है, रूस का यूक्रेन युद्ध चल रहा है। इधर इजराइल का गाजा के साथ युद्ध चल रहा है, जिसमें हिजबुल्ला भी है, हमास है, इस साइड हुत्ती है, तीनों साइड से घिरा हुआ है। अब ऐसे में रूस जो है अपना पूरा हथियार उपकरण गोला बारूद की साइड यूक्रेन पे बिछा रखा है। अगर भारत को जरूरत पड़ जाए इस समय, भारत को इस समय तो ये सप्लाई नहीं कर पाएगा, शायद फंस जाएगा। अगर भारत रूस पे अभी निर्भर रह जाए किसी परिस्थिति में, तो भारत को तो उपकरण नहीं मिलेंगे, रक्षा उपकरण। इसी तरीके से इजराइल भी इस समय अभी नहीं दे पाएगा रक्षा उपकरण। तो ये क्रिटिकल सिचुएशन है भारत के लिए, भारत को इस समय विशेष रूप से ध्यान दिया देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए रूस अभी 400 मिसाइल नहीं दिया, S-400 नाम सुने होंगे, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये सप्लाई नहीं किया अभी तक भारत को। इसकी सख्त जरूरत है भारत को। भारत को दो फ्रंट पे हमेशा चुनौती मिलती है, एक साइड चाइना, एक साइड पाकिस्तान। इसी तरीके से इजराइल भी काफी सारे उपकरण अभी तक भारत को नहीं दे पाया, पेंडिंग में है। तो दोनों 67% कर रहे हैं, तो भारत को यहाँ 67% खुद बनाना चाहिए था। एक एक गोली तक भारत को मैन्युफैक्चरिंग करना था, और इवन जरूरत पड़ने पे एक्सपोर्ट भी करना था। तो इसलिए सरकार लगातार डिफेंस सेक्टर में ध्यान दे रही है। इसमें 100 से ज़्यादा जो रक्षा उपकरण है उसके आयात पर प्रतिबंध लगाई है। रक्षा उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध, इसका होगा ही नहीं। जो भी कंपनियां हैं भारत की, सरकारी हो, विदेशी हो, वो 100 रक्षा उपकरण का लिस्ट है कि उस लिस्ट में ये उपकरण को शामिल कर लिया जाता है, उसको नहीं मंगाएंगे, बिल्कुल प्रतिबंध है। आगे सरकार का प्लान है कि 2400 उपकरणों पर प्रतिबंध लगाएंगे, जो रक्षा उपकरण है उस पर प्रतिबंध लगेगा। इन सब का मैन्युफैक्चरिंग भारत में होगा। ठीक है, सैनिकों के जूते हों, हेलमेट हों, फिर है जो बैग हैं, सारे के सारे जो भी चाहिए उपकरण, ये सब भारत के अंदर बनेंगे आने वाले समय में। तो ओवरऑल ये है, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनना है भारत को। अब यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ये सब इशू भी है, मुद्दे भी हैं, आपके सामने यही आना चाहिए मुद्दे। कुछ छोटे मोटे मुद्दे नहीं पूछे जाते एग्जाम में, जो इम्पोर्टेंट देश सिनेरियो से, देश के परिप्रेक्ष्य में या वर्ल्ड लेवल के परिप्रेक्ष्य में वही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ एक इम्पोर्टेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या बोलते हैं इसको, कृत्रिम बुद्धि। दो तरीके का बुद्धि है, जो एक जगत ईश्वर प्रकृति ने बनाया है, दूसरा जो आर्टिफिशियल मानव ने बनाया है बुद्धि, मशीन में मानव बुद्धि डाल रहा है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है,
आगे सारा चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चलेंगे। कुछ भी चीज़ हो, फॉर एग्जांपल के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टेक्स्ट कुछ लिखना है आपको, सिर्फ आप बोल दीजिए ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा डिजिटल पे कि ये लिखा है। वीडियो बनाना हो, वॉइस रिकॉर्डिंग हो, वॉइस हो या ऑडियो, न्यूज़ की एंकरिंग करना हो, न्यूज़ रीडिंग करना हो, इसको एंकरिंग बोलते हैं, या मौसम की भविष्यवाणी करनी हो, वेदर फोरकास्टिंग, मौसम की भविष्यवाणी, कोई गेम बनाना हो, जो विभिन्न प्रकार के गेम वो खेल रहे हैं, कोई ग्राफिक कार्ड बनाना हो। इसके बाद है आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना है कि किस किस तरीके से खर्च करना है। फाइनेंशियल प्लान कि आप एक मान लेते हैं 1000 रुपये कमा रहे हैं, इस 1000 रुपये को कैसे खर्च करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आपका पूरा मदद करेगा कि इतना इतना खर्च करिए पर महीने और यहाँ सेविंग करिए। ये है आपका पूरा बैंकिंग का काम कर देगा ये। पूरा टैक्स रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं नहीं समझ में आ रहा है, जमा करने से लेके सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको समझाएगा। हेल्थ आपका रिपीटेडली आपका लीवर से लेके हार्ट, ब्लड प्रेशर सब के बारे में जानकारी देगा, आपको जागरूक रखेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूरा भविष्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। इसके अलावा फिर क्या है, जैसे ड्राइवरलेस कार, कार हो गाड़ी हो बिना ड्राइवर के चलेंगे, जैसे ये मेट्रो चल रही है बिना ड्राइवर के, इसको बोलेंगे ड्राइवरलेस कार। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्थात मशीन चलाएगी, उसको इस तरीके से दर्ज किया जाएगा। तो और भी बहुत सारे इसके उपयोग हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलेंगे किस कैसे, इसके लिए दो चीज़ की जरूरत है। एक है सीपीयू जिसको चिप बोलते हैं, जैसे क्वालकॉम का चिप देख रहे होंगे, स्नैपड्रैगन शब्द आते हैं, स्नैपड्रैगन का चिप, क्वालकॉम का चिप। फिर इंटेल का नाम सुने होंगे, इंटेल बनाती है चिप, एएमडी बनाती है चिप, एसटीएम चिप बनाने वाली कंपनी है, क्वालकॉम हो गया। बहुत सारी कंपनी अभी चिप बना रही है, एक माइक्रोन भी आई है, माइक्रोन, टेक्सास, तो टेक्सास भी है चिप बना रही है। लेकिन यहाँ पे इसको और जरूरत पड़ेगा जीपीयू, जीपीयू बोलते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ देखिए सीपीयू क्या है, सेंट्रल, ये बुद्धि है, सेंट्रल प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और यहाँ पे है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। अभी वर्तमान में ये चिप जो है कंप्यूटर का या मोबाइल का ब्रेन होता है। ग्राफिक्स क्या है, ग्राफिक्स से आपको जो दिखाई दे रहा है ऑडियो वीडियो और विभिन्न प्रकार के कलर गेम, ये ग्राफिक्स कार्ड होते हैं। तो ये दोनों कार्ड है, हार्डवेयर है, क्या बोलेंगे, दोनों हार्डवेयर है। अब किसी भी है सॉफ्टवेयर को चलाना हो तो हार्डवेयर पे डिपेंड करता है कि सॉफ्टवेयर कितना, मतलब कोई भी ऐप एप्लीकेशन उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं, वो हार्डवेयर पे पूरी तरीके से डिपेंड है। अब है कि सॉफ्टवेयर कितने एमबी का है या जीबी का है, तो हार्डवेयर कितना आपका स्ट्रॉन्ग मजबूत है, ये दोनों की जरूरत है। तो सॉफ्टवेयर में तो दिग्गज दिग्गज कंपनियां हैं, लेकिन यहाँ मामला आ रहा है जी, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे एक ही कंपनी बना रही है जिसका वर्ल्ड पे मोनोपोली है, दबदबा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसी से मामला है आज। चिप बनाने वाली बहुत सी कंपनियां हैं, लेकिन जीपीयू बनाने वाली एक ही कंपनियां हैं, इसका नाम याद करिए, निविडिया। निविडिया ये अमेरिका की कंपनी है जो जीपीयू बना रही है, और ये किसे सप्लाई कर रही है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बना के एप्पल को, गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, तमाम जो भी दिग्गज दिग्गज कंपनियां हैं, इन सब को ग्राफिक्स कार्ड सप्लाई कर रही है ये, तो सबको एक ही जैसा ग्राफिक्स कार्ड दे रही है। अब ये सब कंपनियां क्या चाह रही है, ये सब कंपनियां चाह रही हैं कि अपना खुद का सीपीयू बनाए और जीपीयू बनाए। कुछ तो अंतर है गूगल के ग्राफिक्स में, एप्पल के ग्राफिक्स में, दोनों के सीपीयू में, दोनों के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कुछ तो अंतर है। अभी इनका कोई अंतर विशेष नहीं पहचान में आता है, सारे के अंतर एक ही जैसे हैं कि एक ही जैसे सॉफ्टवेयर भी दिखाई दे रहे हैं, हार्डवेयर भी दिखाई दे रहे हैं। अब क्या है कि अपना जीपीयू और सीपीयू बनाना चाहते हैं, इस पे ध्यान दे रहे हैं
इसलिए भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके ये बहुत अलर्ट है। हैवी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, रिसर्च डेवलपमेंट में खर्च करने वाले हैं और अपना अपना जीपीयू सीपीयू बना लेंगे। अब भारत की क्या स्थिति है, भारत किस पोजीशन पे है? इसमें एक और कंपनी है ओपन आर्टिफिशियल, तो ये सबको सप्लाई कर रही है निविडिया ही। देखिए भारत की क्या स्थिति है। तो भारत में तो अभी चिप का निर्माण अभी हुआ था, बताया था मैंने, राजस्थान की कंपनी ने बनाया था सहस्रा। अब सवाल है, अभी विशेष रूप से चिप बनाने वाली कंपनी भारत में नहीं आई है, धीरे धीरे अभी प्लांट लगेंगे। तो हार्डवेयर तो बनेगा, सॉफ्टवेयर भी भारत में बन रहे हैं, लेकिन अभी चिप पे कोई विशेष काम नहीं हो रहे हैं। इस पे भी अभी कोई विशेष काम नहीं हुआ है। हाँ, सॉफ्टवेयर पे काम होते हैं भारत में, सॉफ्टवेयर को ऐसे ही भारत सप्लायर है, तो हार्डवेयर पे कुछ विशेष। लेकिन ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात जो चिप है, चिप बनाने के लिए भारत को भी आगे आना होगा। इसके लिए काफ़ी सारे पैसे खर्च होंगे। ठीक है, भारी मात्रा में इन्वेस्टमेंट की जरूरत है भारत को। या तो ये सारी कंपनियां आ जाए, भारत में इन्वेस्ट करें, भारत के टैलेंट का इस्तेमाल करें और भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए इस क्षेत्र में, इस सेक्टर में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है तो अगर ये सब बन जाता है तो सिर्फ इसी का ही भविष्य नहीं है, फिर रोबोट का भी है। ये सब रोबोट में भी काम आने वाले हैं। पुनः ड्रोन है, ये सब आर्टिफिशियल से चलेंगे। रोबोट है तो भी आर्टिफिशियल से चलेंगे, ड्रोन है वो भी चलेंगे। और साथ साथ में ड्रोन में भी चाहिए चिप ग्राफिक्स कार्ड, रोबोट में भी चाहिए चिप ग्राफिक्स कार्ड, ताकि अच्छे से लोकेशन पता कर सके। ओवरऑल आपको समझना होगा एनवीडिया किसकी रोल है, मोनोपोली है वर्ल्ड में ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को सप्लाई करने में। सारी कंपनियों को सप्लाई कर रही है। अभी सारी कंपनियां का जो है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एक जैसा है, कोई विशेष अंतर नहीं कि चार सारी कंपनी अपने अपने अंतर बेस्ट क्वालिटी दे, कस्टमर को एक इनलेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट दे, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।